हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारापत्थर, सिंधी से। आज हम इतिहास विषय में इतिहास के पन्नों में छिपी कुछ अविस्मरणीय गाथाओं में से एक गाथा रानी अवंतीबाई लोधी की गाथा का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले में जन्मी इस वीरांगना की गाथा निश्चित तौर पर आपको रोमांचित कर देगी। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन इस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत में जिन वीरांगनाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनमें एक नाम रानी अवंतीबाई का भी लिया जाता है। हाँ, यह ज़रूर है कि इतिहास के पन्नों में रानी अवंतीबाई को अन्य वीरांगनाओं की भांति उचित स्थान नहीं मिल पाया हो, लेकिन लोकगीत एवं लोक गाथाओं में रानी अवंतीबाई की गाथा को लोग बड़े उत्साह चाव से सुनते हैं और रोमांचित होकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आइए अब हम देखें रानी अवंतीबाई का इतिहास और उनकी गाथा। रानी अवंतीबाई लोधी की महान जो गाथा है, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था। आगे इनकी गाथा के संबंध में जो गाथा सामान्य तौर पर गाई जाती है, उसका एक दो पद मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे मैं सुना रहा हूँ कि रानी अवंतीबाई की गाथा। जिसकी गाथा गाऊँ मैं, श्रद्धा से शीश झुकाऊँ मैं, रानी अवंतीबाई लोधी एक ऐसी मर्दानी थी, कूद पड़ी रणचंडी बनकर, हार कभी ना मानी थी, अंग्रेज़ों से लोहा लेकर डटकर करी लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान की जीत दिलाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, लड़ी अवंतीबाई थी। तो इस तरह की अनेक जो गाथाएं हैं गद्य में और पद्य में हमें अपने इस क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। आइए हम देखें इनके प्रारंभिक परिचय। रानी अवंतीबाई लोधी का इतिहास। सबसे पहले जन्म 16 अगस्त 1831 को, और जन्म स्थान इनका है ग्राम मनकेड़ी। कहीं कहीं इनका नाम मनकेहड़ी भी लिखा है, जो जिला सिवनी मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके पिता जमींदार राव जुझार सिंह थे, जो रानी अवंतीबाई को शुरू से ही उन्होंने इनको शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ सैन्य शिक्षा भी प्रदान की थी। इनके पति राजा विक्रमादित्य, कहीं कहीं इनका नाम विक्रमाजीत और कहीं कहीं विक्रमजीत के नाम से भी जाना जाता है, जो रामगढ़ डिंडोरी के थे। और इनके दो पुत्र थे, एक अमान सिंह और एक शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु, इनके जो पति थे रानी अवंतीबाई के, उनकी मृत्यु 1855 ईस्वी में हो गई थी। माना यह जाता है कि अपने अंतिम समय में ये लगभग विक्षिप्त जैसे हो गए थे। रानी अवंतीबाई की मृत्यु की अगर हम बात करें तो 20 मार्च 1858 ईस्वी को देवहारगढ़ में युद्ध मैदान में लड़ते लड़ते जब इन्होंने देखा कि वो चारों तरफ से गिर गई और जख्मी भी हो गई हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी कटार से अपने जीवन को उन्होंने समाप्त कर लिया था, ताकि उनके जीवित रहते कोई उनके देह को छू ना पाए। रानी अवंतीबाई के 3 प्रमुख घोड़े थे, एक का नाम शारंगी, एक का बादल और एक का पवन था। आइए अब हम शुरुआत करें इनके आना। 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे विक्रमाजीत, और कहीं कहीं विक्रमजीत और कहीं विक्रमादित्य के नाम से भी जिनका उल्लेख हुआ है, के साथ हुआ था। 1850 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उनका पुत्र विक्रमाजीत अर्थात रानी अवंतीबाई के पति ने गद्दी संभाली। 1851 ईस्वी को रामगढ़ राज्य को अंग्रेज़ों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत ला दिया। इसका अर्थ ये था कि अब रामगढ़ पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों का शासन रहेगा, और शासन भले ही कोई और चलाए, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन रहेगा। इस बात को सुनकर रानी अवंतीबाई क्रोधित हो गई, और उसी समय उन्होंने संकल्प लिया
कि वह अंग्रेज़ों से इसका बदला जरूर लेगी। विक्रमाजीत एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे और इस कारण राजपाट पर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। उनके दो पुत्र अमान सिंह एवं शेर सिंह थे जो बहुत छोटे थे। 1855 ईस्वी में विक्रमाजीत, या जिसको कहना चाहिए विक्रमादित्य, की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये अंतिम समय में विक्षिप्त जैसे हो गए थे और शासन की बागडोर वैसे भी अवंती बाई के हाथ में आ गई थी और उनके दोनों बेटे बहुत छोटे भी थे। अतः राजपाट की जिम्मेदारी उनकी मृत्यु के पश्चात रानी अवंती बाई पर पूर्णतः आ गई। इस समय डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी। उनका ये था कि किसी भी तरह जो राज है उनको हड़पना। अंग्रेज़ों ने रामगढ़ में राजा ना होने एवं उनके उत्तराधिकारी के अल्पवयस्क होने के कारण वहाँ पर राज करने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजा, लेकिन रानी अवंती बाई ने उनके प्रतिनिधियों को वहाँ से भगा दिया। रानी अवंती बाई ने राज्य के लोगों को एवं किसानों को ये हिदायत दी कि वे अंग्रेज़ों की बात को ना मानें। अंग्रेज़ों ने को जब ये बात पता लगी कि इस तरह का हिदायत मिली है, तो अंग्रेज़ों ने रामगढ़ को 1857 ईस्वी में बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से बचाने के लिए रानी अवंती बाई ने आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों एवं बड़े मालगुजारों का एक विशाल सम्मेलन रामगढ़ में बुलाया। यह एक गुप्त सम्मेलन था ताकि अंग्रेज़ों की इसकी भनक ना मिल पाए और इस सम्मेलन की अध्यक्षता राजा शंकर शाह ने की थी। इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों का विरोध किया जाएगा, उनके द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनका विरोध किया जाएगा एवं आवश्यकता पड़ी तो उनके विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध करने का भी निर्णय लिया गया कि सब लोग मिलकर अंग्रेज़ों का सामना करेंगे। और इस बात के प्रचार प्रसार की दायित्व रानी अवंती बाई को सौंपा गया। उन्होंने एक पुड़िया पर एक पत्र और 2 काली चूड़ियाँ रखी और उन्हें अपने पूरे आसपास के क्षेत्रों में उनको प्रसारित कर दिया, जिसका अर्थ था कि पत्र का में था कि अंग्रेज़ों का विरोध करो और दूसरा था चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो, यदि विरोध नहीं कर सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर बैठो। इस तरह यह पत्र एक तरफ तो सौहार्द और एकता का प्रतीक था और दूसरी तरफ चूड़ियाँ जो थी वह पुरुषार्थ को जगाने के लिए रखी गई थी, ताकि व्यक्ति जब चूड़ियाँ पहनने की बात आए तो उनका पुरुषार्थ जाग जाए और वो अंग्रेज़ों का विरोध के लिए उठ पड़े। जुलाई 1857 को मंडला के परगनादारों उमराव सिंह ठाकुर ने अंग्रेज़ों को कर देने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रचार किया कि अब अंग्रेज़ों का राज्य समाप्त हो गया। रामगढ़ के सेनापति ने भी बिछिया थाना पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के जो अंग्रेज़ सिपाही थे वो डरकर वहाँ से भाग गए। रानी अवंती बाई ने घोगरी पर आक्रमण कर वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह रामगढ़ के सिपाही एवं मुकास के जमींदार ने नारायणगढ़ पहुंचकर जबलपुर मंडला मार्ग को बंद कर दिया ताकि अंग्रेज़ों की आवाजाही ना हो सके और उनके जो आयुध हैं, युद्ध वगैरह में उपयोग आने वाली जो हथियार हैं, वो भी एक स्थान पर ना पहुंच पाएँ। इस प्रकार पूरे रामगढ़ में एक प्रकार से विद्रोह भड़क गया था और वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे, किंतु मंडला पर अभी भी अंग्रेज़ों का ही शासन था। अब खेरी का युद्ध 23 नवंबर 1857 को रानी अवंती बाई मंडला पर अपना कब्जा करने के लिए वहाँ से रवाना हुई, किंतु खेरी के पास अंग्रेज़ के सैनिक भी वहाँ पर आ गए और खेरी के पास ये एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें रानी अवंती बाई विजय हुई और बॉडिंगटन जो उनके कैप्टन थे अंग्रेज़ सेना के, वो जान बचाकर सिवनी की ओर भाग गए। अब इसके बाद घुघरी पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण। इसके बाद जब वहाँ से वो भाग गए तो बॉडिंगटन रामगढ़ की ओर और अधिक सेना लेकर आए तथा नागपुर से भी लेफ्टिनेंट बर्टन ने के नेतृत्व में एक बड़ी सेना वो भी रामगढ़ की तरफ निकली। सबसे पहले उस सेना ने, बर्टन की सेना ने बिछिया पर अपनी विजय हासिल की और फिर रामगढ़ की ओर निकली। दोनों सेनाएं
घुघरी के पास मिली और अल्प संघर्ष के बाद ही अंग्रेज़ों ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब अंग्रेज़ों का रामगढ़ पर कब्जा है। जब अंग्रेज़ों का घुघरी पर नियंत्रण हो गया तो घुघरी पर नियंत्रण करने के पश्चात अंग्रेज़ों ने रानी अवंतीबाई के रामगढ़ पर भारी सेना के साथ हमला कर दिया और इस सेना में बर्टन की सेना भी थी और वार्निंगटन की सेना भी थी। अब अंग्रेज़ों की विशाल सेना आधुनिक हथियार से लैस थी, वहीं रानी अवंतीबाई की जो सेना थी उसमें परंपरागत हथियार थे, भाले, तलवार, तीर, बाण, इन्हीं के साथ दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अर्थात नवीन आयुध और प्राचीन आयुध, इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और अंग्रेज़ों की विशाल सेना भी थी। अतः दोनों सेनाओं में जब घमासान युद्ध हुआ तो निश्चित तो ये था कि अंग्रेज़ों की इसमें जीत होगी, क्योंकि अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी सेना थी और उनके पास नए नए हथियार थे। रानी अवंतीबाई ने परिस्थितियों का आकलन किया और किले को छोड़कर वो देवहारगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंची और वहां से उन्होंने फिर छापामार युद्ध आरंभ कर दिया, अर्थात जहां पर अंग्रेज़ों की टुकड़ी दिखती थी उन पर वो आक्रमण करके उन्हें हताहत करती थी और उसके बाद फिर चली पहाड़ियों में जाकर छिप जाती थी। किंतु 20 मार्च 1858 को जब अंग्रेज़ों ने देखा कि रानी अवंतीबाई की इस तरह का आतंक है तो उन्होंने जहाँ पर जो देवहार की पहाड़ियाँ थी उनको चारों ओर से घेर लिया और रानी को भी वहाँ पर घिर गई। रानी बड़ी बहादुरी से वहाँ पर लड़ी और अनेक अंग्रेज़ सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, किंतु रानी युद्ध में घायल हो चुकी थी और उसे आभास हो चुका था कि अब वह नहीं बच पाएगी। तो उन्होंने रानी दुर्गावती का अनुसरण कर, जैसे रानी दुर्गावती ने अंग्रेज़ों से बचाव के लिए अपने आप को कटार मार ली थी, वैसे ही रानी दुर्गावती ने का अनुसरण कर उन्होंने अपनी तलवार के बार से ही स्वयं के जीवन को समाप्त कर लिया, एवं ताकि अन्य कोई उनके जीते जी को उनके शरीर को स्पर्श ना कर पाए। इस तरह एक महान क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई का जीवन समाप्त हुआ। धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इतिहास में रानी अवंतीबाई लोधी सदैव अमर रहेगी। और इनके सम्मान की अगर हम बात करें तो जबलपुर के पास बने बरगी डैम को इनके सम्मान में बांध का नाम रानी अवंतीबाई नदी सागर परियोजना बरगी बांध नाम दिया गया और भारत सरकार ने इनके नाम से अनेक डाक टिकट जारी किए और आज भी अनेक संस्थाओं के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके नाम रानी अवंतीबाई के नाम से लिखे जाते हैं, जो इनके सम्मान देने का प्रतीक है। आगे हम देखें कि इनके नाम से जो 2 डाक टिकट जारी की गई थी वो डाक टिकट का यहाँ मैंने चित्रांकन आपको दिखाया है। तो ये एक 4 रुपये की डाक टिकट है और एक 60 पैसे की डाक टिकट। इसके बाद है ये रानी अवंतीबाई नदी सागर परियोजना बरगी बांध। ये बरगी बांध का एक दृश्य है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है, जो जबलपुर के पास में ही स्थित है। इसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी जो है उनका बलिदान स्थल बालपुर शाहपुर के पास जो है उनकी शौर्य गाथा यहाँ पर लिखी गई है, जो एक पत्थर पर इनकी गाथाओं को लिखा गया है और इनके बलिदान को इसमें प्रकट किया गया है। इसके पश्चात रानी अवंतीबाई का रामगढ़ की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी मुख्यालय से 23 किलोमीटर की दूरी पर अमरपुर विकासखंड में रानी अवंतीबाई की जो कर्मभूमि रही है और राजधानी रही है, वह रामगढ़ के अवशेष अभी भी मिलते हैं। रामगढ़ महल एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था जो खरमेर नदी के तट पर स्थित है। रामगढ़ को अमरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 1988-89 में रानी अवंतीबाई की याद में यहाँ एक पार्क का निर्माण किया गया था, जहाँ अवंतीबाई की घोड़े पर सवार एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिवर्ष यहाँ उनके जन्म दिवस पर एवं पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। 1857 ईस्वी में विद्रोह करके ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम करने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कभी हार नहीं मानी थी, इनका नारा था गुलामी नहीं बलिदानी सही।
धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी रानी अवंतीबाई को मेरा सत सत नमन। 16 अगस्त आने ही वाला है और 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई का जन्मदिन है। याद करें ऐसी वीरांगना को और 16 अगस्त को उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः रानी अवंतीबाई को सत सत नमन। आशा है कि आपको इस वीरांगना का यह वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। धन्यवाद।